Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good and I welcome you all again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know बच्चा कि कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था that was consumers equilibrium और उसमें हमने देखा था कि एक पर्सन कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को डिराइव करता है, उस सेटिस्फेक्शन को कैसे हम मेजर करते हैं, यूटिल्स क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी किसे हम कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहा जाता है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। और उसके साथ साथ हमने एक लॉ भी पढ़ा था दैट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और आज हम उसी का और एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि होने वाला है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ी सी बात समझते हैं फिर इसके बाद जो है लॉ पे आ जाते हैं। मतलब ये है सर कि जब भी एक कंज्यूमर बेटा एक से ज्यादा गुड्स पे लाइक एक गुड मान लो ए है या एक गुड मान लो एक्स है और दूसरा गुड जो है वो वाई है सर। अब जब इन दोनों गुड्स में एक कंज्यूमर अपनी इनकम को क्या करता है, इनकम को खर्च करता है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि वो तब सेटिस्फेक्शन पॉइंट तक पहुंचेगा, यानी जो एक कंज्यूमर है उसे तब सेटिस्फेक्शन मिलेगी या वो तब इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर सकता है, उस सिचुएशन को अचीव कर सकता है जिस सिचुएशन में वो सेटिस्फाइड होगा जब उसका जो रेशो होता है between the marginal utility of one commodity and price should be always equal to marginal utility of other commodity and its price. So law of equimarginal utility states that कि whenever a person spends his or her income in more than one good, एक से ज्यादा गुड में, तो होगा क्या, वो सेटिस्फेक्शन तब अचीव कर पाएगा जब ये सिचुएशन उसे मिल जाएगी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी रेशो जो होगा मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस के बीच में ऑफ वन कमोडिटी, फर्स्ट कमोडिटी, इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द रेशो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, अदर कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। ये हम अभी ग्राफिकली भी समझेंगे और प्लस इसे हम इलस्ट्रेशन के जरिए भी समझेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लो कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है इट स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, इन ऑर्डर टू अचीव दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो इस तरीके से अपने पैसों को खर्च करता है अक्रॉस टू डिफरेंट गुड्स कि उसके सिचुएशन क्या होगी, ये वाली सिचुएशन, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x शुड डिवाइडेड बाय p ऑफ x शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y कमोडिटी। अब सर इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या एजम्पशंस होने चाहिए, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, ये क्या इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं एजम्पशंस। अब जब एजम्पशंस की हम बात करते हैं बेटा, एक कंज्यूमर जब दो गुड्स में अपना पैसा खर्च करता है तो उसका जो पैसा होगा इट शुड बी कांस्टेंट ऑलवेज। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहा तो फिर ये सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि फिर वो कल भी हमने पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, अगर आपका इनकम इंक्रीज होता है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन नहीं होती, आप फिर से यूज कर सकते हो वो पैसा और कमोडिटीज को खरीदने के लिए। सो इन शॉर्ट कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड बी कांस्टेंट। इनकम क्या होना चाहिए, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड और गिवन। ये आपको याद रखना है कि इनकम आपका फिक्स्ड होना चाहिए, इनकम आपका जो है वो गिवन होना चाहिए, तब जाके आप इस सिचुएशन में पहुंच जाओगे। दूसरी चीज सर, जब भी हम बात करते हैं प्राइसेस की सर, सो प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स, ये सिचुएशन सिर्फ तब अचीव की जा सकती है व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब आपका प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इस चीज को अचीव कर सकते हो, इस पॉइंट को अचीव कर सकते हो। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तीसरी चीज सर, जब भी हम बात करें सर हम दो गुड्स पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप तब इस पॉइंट पे पहुंच पाओगे जब आपके मार्केट में इस चीज के जो भी आप खरीद रहे हो उन चीजों के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो हम कह सकते हैं कि व्हेन सब्स्टिट्यूट गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, यानी सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तब जाके ये सिचुएशन आप अचीव कर सकते हो। एंड द फोर्थ एजम्पशन जो आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के लिए क्या जरूरी है, दैट इज कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो काम करना चाहिए। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility operates। अगर ये ऑपरेट करता है तब जाके आप इस वाली सिचुएशन में पहुंच सकते हो जहां पे आप अपना पैसा दो गुड्स में खर्च करके सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एक कंज्यूमर जब एक से ज्यादा गुड्स पे अपना इनकम खर्च करता है तो वो सेटिस्फैक्शन कब अचीव करेगा, जब रेशो between the marginal utility of one commodity and its price is equal to marginal utility of other commodity and its price। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। समझ आया बेटा? सो दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। अब सर हम कल से पढ़ रहे हैं एक चीज जिसे हमने कहा था सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब ये सर होता है क्या है एक्चुअली ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब बेटा समझ लो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है, वो सिचुएशन होती है, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो कंडीशन को कहा जा सकता है, उस सिचुएशन को कहा जा सकता है जहां पे एक कंज्यूमर गुड्स पे इनकम अपनी खर्च कर रहा है और वो वहां से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द हाईएस्ट सेटिस्फैक्टरी पॉइंट फॉर एनी कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होता है जब उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है अक्रॉस द डिफरेंट गुड्स और अक्रॉस वन गुड, उस सिचुएशन को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये आपको याद रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि इट रेफर्स टू situation in which a consumer gets maximum satisfaction from the purchase of any commodity with his given income। जो भी इनकम उसके पास है, जब भी एक कंज्यूमर वो इनकम किसी भी गुड पे खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये आपको याद रखना है। सो हम कह सकते हैं कि ये वो स्टेट होता है जहां पे एक कंज्यूमर जो होता है वो हाईली सेटिस्फाइड होता है। वो क्या होता है? हाईली सेटिस्फाइड होता है बाय परचेजिंग एनी कमोडिटी, बाय परचेजिंग और कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी with the given इनकम। यानी जो भी इनकम उसके पास है उस गिवन इनकम में जब भी एक कंज्यूमर दो गुड्स या एक गुड पे पैसा खर्च करता है, परचेज करता है किसी गुड को, तो जब उसे एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल मिलती है, उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा? अब बात करते हैं सर कि कभी कभी क्या होता है कि सर जरूरी तो है नहीं कि कंज्यूमर जो है वो एक कमोडिटी भी खरीद सकता है और जो कंज्यूमर है वो दो कमोडिटीज, एक से ज्यादा कमोडिटीज भी खरीद सकता है। इसका मतलब सर ये है
कि फिर उसे एक कमोडिटी में भी सेटिस्फेक्शन को जो है अचीव करना पड़ेगा, दूसरी अगर एक से ज्यादा कमोडिटीज खरीद रहा है तो तब भी सेटिस्फेक्शन को अचीव करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसे अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे। जो पहला होगा दैट विल बी वन कमोडिटी केस, यानी पहला जो हम इसमें केस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि एक कमोडिटी जब भी एक कंज्यूमर खरीदता है, ठीक है, तब वो कैसे अपने आप के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ढूंढता है। यानी मान लो कि आपने एक ही कमोडिटी एक्स फॉर एग्जांपल आपको खरीदनी है। अब इस कमोडिटी एक्स पे जब आप पैसा लगाओगे तो आप इस कमोडिटी में अपने आप को कैसे फुल्ली सेटिस्फाइड कर सकते हो, आप कैसे उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं सर कि इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी आपको याद रखना है कि एक कंज्यूमर तभी सेटिस्फेक्शन पॉइंट को अचीव कर सकता है व्हेन द रेशियो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट commodity and its price is equal to marginal utility of money, marginal utility of मनी। ये आपको याद रखना है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है पहले ये समझ लो ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है बेटा वर्थ ऑफ मनी, वर्थ ऑफ मनी, यानी एक कंज्यूमर के लिए पैसों की क्या कीमत है, एंड द कंज्यूमर डिफाइंस इट्स इटसेल्फ। ठीक है, आप खुद डिफाइन करते हो कि मेरे लिए पैसों की क्या कीमत है। फॉर एग्जाम्पल एक पुअर क्लास का जो बच्चा है उसके लिए 1000 रुपए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन एक पर्सन जो है जो एक रिच एलीट क्लास के से बिलोंग करता है तो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो हो सकता है बहुत कम हो क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। सो जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करते हैं तो आपको याद रखना है दैट इट डिफरेंशिएट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। तभी जाके हमने कहा कि जब भी हम वन कमोडिटी केस की बात करते हैं द रेशियो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी एंड इट्स प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, अब इसको हम कैसे सर जो है इसमें हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब मान लो बेटा कि जब भी हम इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, या हम ऐसे भी इसे लिख देते हैं, बहुत सारी बुक्स में इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया है व्हेन MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X, ऐसे भी लिखा गया है कि जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ऐसे भी लिखा गया है बहुत सारी बुक्स में। सो इसकी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। इलस्ट्रेशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे बेटा कि एक साइड से आपको यूनिट्स दिए गए हैं। मान लो कि एक पर्सन है वो कोई भी कमोडिटी खरीदने के लिए गया, उसके यूनिट्स वो खरीद रहा है, तो पहला यूनिट जब खरीदेगा, दूसरा यूनिट खरीद रहा है, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, छठा यूनिट वो खरीद रहा है, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी X, ठीक है, उसे कितनी मिल रही है, 1 यूनिट पे उसे 20 मिल रही है, 2 यूनिट्स पे उसे 18 मिल रही है, 3 यूनिट्स पे उसे 16 मिल रही है, 4 यूनिट्स पे उसे 10 मिल रही है, 5 यूनिट्स पे उसे 0 मिल रही है और 6 यूनिट्स पे उसे -5 मिल रही है। सो हमने अभी देखा। उसके साथ जब हम मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज की बात करें, इन टर्म्स ऑफ रुपीज की बात कर रहे हैं, मान लो कि वो किसके बराबर है, वो 4 यूटिल्स जो है वो 1 रुपए के बराबर है। मार्जिनल इन टर्म्स ऑफ 4 यूटिल्स इज इक्वल टू 1 रुपीज, यानी 4 यूटिल्स जो सेटिस्फेक्शन है वो उसे 1 रुपए में पड़ रही है। यानी जब वो 1 रुपए खर्च करता है तो उस 1 रुपए से उसे 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स की बात करें तो दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 4। फिर हमें देखना है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना मिल रही है उसे, दिस इज 18 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 16 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 0 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस विल बी -5 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 4 होता है 5, 18 डिवाइडेड बाय 4 होता है आपका 4.5 और 16 डिवाइडेड बाय 4 होता है आपका 4 और 10 डिवाइडेड बाय 4 होता है आपका 2.5
उसके साथ 0/4 हो गया 0 एंड -5/4 हो गया आपका -1.25। अब मुझे बताओ बेटा, अभी हमने कंडीशन पढ़ी, व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी अगर मैं यहां पे देखूं इस सिचुएशन पे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, अब अगर मैं इसको प्राइस से भी क्या करूं, फॉर एग्जांपल डिवाइड करूं, क्योंकि मान लो कि इसका प्राइस जो है 4 रुपीज पर यूनिट है। प्राइस कितना है किसी कमोडिटी का? 4 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो जब मैं 4 रुपीज पर यूनिट करूंगा, सो MUX याद है आपको, MUX डिवाइडेड बाय P ऑफ X शुड बी इक्वल टू MUM। यही कंडीशन हमने पढ़ी थी। अब MUX डिवाइडेड बाय P ऑफ X शुड बी इक्वल टू MUM, यही सिचुएशन हमारी होनी चाहिए। तो वो कहां पे बराबर आएगी? दैट इज 16। अगर मैं यहां की मार्जिनल यूटिलिटी देखूं, 16 डिवाइडेड बाय प्राइस दैट इज 4 इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहां पे भी कितना है? 4 है। तो इसका मतलब 4 इज इक्वल टू 4। तो इस सिचुएशन में आपका जो कंज्यूमर होगा वो हाईली सेटिस्फाइड होगा। वो क्या होगा? हाईली सेटिस्फाइड होगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा जो कंज्यूमर होगा वो एक सिंगल कमोडिटी में अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कर सकता है? डिराइव कर सकता है, अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन कर सकता है इन सिंगल कमोडिटी, एक कमोडिटी में। लेकिन बेटा ये तो एक कमोडिटी का हो गया। अगर आप चाहो तो एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने पढ़ा कि सर जब हम एक कमोडिटी यूज करते हैं, ठीक है, एक कमोडिटी जब हम पढ़ते हैं, यानी मुझे जब एक ही कमोडिटी खरीदनी है, तो दिस शुड बी द सिचुएशन। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कि ये एक क्वेश्चन है आपके पास, मान लो कि प्राइस, कोई भी कमोडिटी आप खरीद रहे हो, उसका प्राइस जो है वो है 4 रुपीज। कितना है? 4 रुपीज पर यूनिट। 4 रुपीज पर यूनिट। तो आपको बोला जा रहा है कि चलो इसकी जो है इसका सेटिस्फैक्टरी पॉइंट निकालो या इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए मुझे पता है सर कि ये कंडीशन होनी चाहिए, MUX डिवाइडेड बाय P ऑफ X शुड बी इक्वल टू MUM। और MUM में भी आपको बोला गया है कि 1 रुपए से 4 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि 20 यूटिल, अगर मुझे पैसों में निकालना हो, मार्जिनल ऑफ मनी निकालनी हो, ठीक है, तो मुझे 20 को डिवाइड करना पड़ेगा इस 4 से, 18 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 16 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तब जाके मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकलेगी। लेकिन सर कंडीशन तो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय P ऑफ x शुड बी इक्वल टू MUM। तो वही मैंने किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, यहां पे है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x 16 और प्राइस कितना है? अभी मैंने आपको बोला प्राइस है 4 रुपीज पर यूनिट डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू MUM। यहां पे MUM कितना है? 4। सो 16 डिवाइडेड बाय 4 होता है 4 विच इज इक्वल टू MUM। सो यहां पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x निकल रहा है MUM के बराबर। तो यहां पे आपका जो कंज्यूमर होगा वो हाईली सेटिस्फाइड होगा। वो क्या होगा? हाईली सेटिस्फाइड होगा। ये आपको याद रखना है। सो इन टर्म्स ऑफ, अगर मुझे सर एक से ज्यादा कमोडिटीज में निकालना है, सो इसके बाद जो हम देखेंगे दैट विल बी मोर देन 1 कमोडिटी, या हम कह सकते हैं मोर देन 1 कमोडिटी, या तो हम ये कह सकते हैं कि 2 कमोडिटीज, 3 कमोडिटीज, ठीक है, उसे हम कहते हैं 2 कमोडिटी केस। 2 कमोडिटी केस। सो 2 कमोडिटी केस में आप क्या करोगे बेटा? 2 कमोडिटी केस में हमें क्या करना है? 2 कमोडिटी केस में भी हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट को ढूंढना है। सो 2 कमोडिटी केस में आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी, अब मान लो 2 कमोडिटीज आपने खरीद ली X एंड Y, तो हमने अभी पढ़ा सर कि इसमें एक कमोडिटी में अगर मुझे जानना है कि मेरी सेटिस्फेक्शन कहां पे मुझे अचीव होगी, तो उस टाइम पे कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी, अगर मैं इसे भी एज अ सिंगल कमोडिटी लूं, तो एज अ सिंगल कमोडिटी इसकी भी यही जो है सिचुएशन रहेगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y शुड बी इक्वल टू MUM।
तो अगर मुझे अब दोनों कमोडिटीज को एक साथ क्या करना है, लेना है, तो उसका मतलब यह है कि कंडीशन ये बनेगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y, दे बोथ शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। They both should be equal to marginal utility of money. So ये कंडीशन में in two commodity case एक कंज्यूमर क्या हो सकता है, हाईली सेटिस्फाइड हो सकता है। अब मान लो सर कि सर ये तो दो गुड्स की कंडीशन हो गई, सर तीन गुड्स अगर आ गए तो तीन गुड्स में भी सेम कंडीशन, अगर गुड एक्स है तो गुड एक्स की कंडीशन ये, गुड वाई है तो गुड वाई की कंडीशन ये, गुड जेड है तो गुड जेड की कंडीशन ये। तो जितने भी कमोडिटीज आएंगी वो हमेशा उनकी जो रेशो है मार्जिनल यूटिलिटी के और प्राइस के बीच में वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तब जाके एक कंज्यूमर जो है सेटिस्फाइड हो सकता है। सो चाहे आपके पास एक कमोडिटी हो, चाहे आपके पास दो कमोडिटीज हो, तो आप एक कमोडिटी में भी ऐसे ही अपने सेटिस्फैक्टरी पॉइंट को निकाल सकते हैं और दो कमोडिटीज में भी अपने सेटिस्फैक्टरी पॉइंट को निकाल सकते हैं। सो दिस एक्चुअली कंक्लूड्स यूटिलिटी एनालिसिस, या हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी को कैसे निकाला जाता है। तो हमने पढ़ा था हम दो एनालिसिस यूज करेंगे इसमें, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि जब भी हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है अपनी सेटिस्फैक्शन को डिराइव करते हैं उसे हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। सो कल आज के लिए इतना ही, क्योंकि यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। हम कल जो टॉपिक उठाने वाले हैं दैट विल बी, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप अच्छे से पढ़ के आ सकते हो वहाँ अपने घर से भी थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। एंड आई होप आपको आज भी सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।